नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर आते होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सरोज होमी कपाड़िया। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों प्रश्न काल में जो है प्रश्न में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे। उन्होंने 12 मई 2010 को देश के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों इसको छोड़िए, ये मतलब पहले क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124(2) के अनुसार। ठीक है ना, के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त में किसने जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों। ऑप्शन बी के.एस. हेगड़े, के.एस. हेगड़े। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डिटेल में। न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया। वे 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से जो है 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? ऑप्शन सी सुश्री M.S. फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली थी। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। उच्चतम उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उन्होंने वर्ष 1989 में अपना पद ग्रहण किया था। उनके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महिला न्यायाधीश थी कौन कौन? सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना पी देसाई। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, ऑप्शन बी जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में। दोस्तों जो इलाहाबाद की जो पीठ है वो लखनऊ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठें ग्वालियर और इंदौर में भी हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखिए ऑप्शन डी 65 वर्ष कर। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद जो है 124(2) के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन बी 65 वर्ष। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु देखिए फिर पूछा गया है। देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी सी जो है 65 वर्ष। ठीक है, केवल ऑप्शन चेंज करके यानी कि इधर उधर कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन वही है। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? दोस्तों ऑप्शन बी परमादेश। ठीक है, परमादेश केवल सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ही जो है जारी की जा सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अंतिम व्याख्याता है भारतीय संविधान का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 132, 33 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, और उच्च न्यायालय से ऐसे मुकदमे को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन सी दोस्तों न्यायपालिका करता है। संविधान की व्याख्या जो है वो न्यायपालिका करता है। और पूछा कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि वही बात है, न्यायपालिका ही करती है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है दोस्तों? अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और पूछा कि भारतीय संविधान का जो है रक्षक कौन होता है? रक्षक तो न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभिरक्षक अगर क लगा दिया ना, अभिरक्षक क लगा दिया तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, देख सकते हैं भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका, सर्वोच्च और अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है, किंतु उपयुक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर न्यायपालिका होता है दोस्तों तो न्यायपालिका सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए,
दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत जो आती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 131। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, ऑप्शन डी वित्त आयोग। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत की संचित निधि को। ठीक है, भारत की संचित निधि को अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है, जिसे संसद विधि द्वारा विनिश्चित करती है। 125 में याद रखिएगा। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक जो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं क्या होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अन्य अर्हताएं, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती हैं। यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तथा या जो है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, इन सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर 10 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो ऑप्शन दोस्तों बी, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, उच्चतम न्यायालय के में कितने न्यायाधीश हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है 30। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी, परंतु 1986 के प्रावधान के अनुसार एक मुख्य तथा 25 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई। वर्ष 2009 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश कर दी गई। अतः वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। ठीक है, मुख्य एक मिलाकर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो दोस्तों अब तो चेंज हो चुका है ना, उच्चतम न्यायालय में तो 30 हो गए हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों ऑप्शन डी, उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को है। ठीक है, अनुच्छेद 327 के अनुसार। ठीक है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, कानून का न्याय निर्णयन। ठीक है ना, कानून का न्याय निर्णयन न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। ठीक है, कानून का न्याय निर्णयन। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी, निर्णय विधि कहते हैं, निर्णय विधि। ठीक है, निर्णय विधि। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो किसने की थी? ऑप्शन सी, केरल ने किया था, केरल ने। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम वर्ष 1997 में भरत कुमार के पलिछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, गोलकनाथ का मामला। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता प्रदान की गई। ठीक है, गोलकनाथ याद रखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 1 वर्ष से अधिक का, 2 वर्ष से अधिक का, 3 वर्ष से अधिक का या फिर 4 वर्ष अधिक का।
उच्च न्यायालय में दोस्तों यानी कि अगर जिला कोर्ट होता है, जिला व सत्र न्यायालय होता है, यदि आपको दोस्तों जो है, देखिए आइए डिटेल में इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 374(2) के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में जो है अपील की जा सकती है। यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक रहेगा तभी आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उससे कम के नहीं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति जो है उनको हटा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, कानूनों की संविधानिकता जो है वैधता का परीक्षण, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। ऑप्शन डी, मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। मूल भी, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ठीक है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 132 याद रखिएगा कि इसके तहत क्या होता है, उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323 ए, ठीक है, अनुच्छेद 323 ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मिलान करना है तो संघ, राज्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र, ठीक है। पांडिचेरी का कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन दीव, ठीक है। तो दोस्तों पांडिचेरी देख लेते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 3 4 1 2। यानी दोस्तों पांडिचेरी का जो कार्य क्षेत्र है वो मद्रास से कंट्रोल होता है, अंडमान निकोबार का दोस्तों कलकत्ता से, लक्षद्वीप का केरल से, दमन दीव का बम्बई से, ठीक है। याद रखिएगा, पांडिचेरी मद्रास, अंडमान निकोबार कलकत्ता, लक्षद्वीप केरल, दमन दीव जो है बम्बई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233 1 के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। जिस प्रकार दोस्तों हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जो जिला न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामले को देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, परीक्षा प्रश्न तथ्यात्मक प्रस्तुति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति लीला सेठ, दिल्ली उच्च न्यायालय थी, ठीक है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। संसद और विधान सभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच न्यायिक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत के हरियाणा व पंजाब राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र व गोवा राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, ठीक है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य है। नहीं कोई कहे कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है, ठीक है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नियमों का पालन कराना, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है उच्च न्यायालय का, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।